हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज से हम जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और इसमें हम मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक, हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन और निषेचन पश्य घटनाएं, निषेचन पश्य संरचनाएं एवं घटनाएं और असंख्य जनन या बहुभ्रूणता। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 टॉपिक हैं। तो इसी टॉपिक पे हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्प। ठीक है भाई। तो जो फ्लावर, जो पुष्प रहा है, पुष्प हमेशा एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजियों का एक आकर्षक अंग रहा है। ठीक है। आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी प्लांट होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पुष्प जो होता है एक आकर्षक अंग होता है। और पुष्प का कार्य क्या होता है इनमें, ये एक तरह का जनन अंग होता है भाई। ठीक है। पुष्प आकर्षक होता है और इसे हम जनन अंग कहते हैं, या जनन अंग होता है किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये पुष्प होता है, पुष्प का प्राचीन काल से ही पुष्प का मनुष्य के साथ एक गहरा संबंध रहा है भाई। ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या करता है, सौंदर्य के रूप में या आभूषण, जैसे कि कभी माला वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई सामाजिक कार्य होता है, कोई धार्मिक कार्य होता है घरों में, तो वहां पर पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, या मनुष्य क्या करता है, पुष्प का प्रयोग करता है इन सभी कार्यों में। इसके अलावा जैसे कि मनुष्य प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद या शोक, ये सारे इमोशंस, ये जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, इनको व्यक्त करने के लिए भी पुष्प को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है मनुष्य। ठीक है। जैसे कि जब कोई मरता है, शोक का माहौल होता है, तो वो क्या करता है, पुष्प अर्पित करता है। ठीक है। और या फिर प्रसन्न है, तब भी वो फूलों का गुच्छा दान देता है या फूलों गिफ्ट करता है। तो इस तरह से मनुष्य का एक पुष्प के साथ एक गहरा संबंध रहा है प्राचीन काल से ही। ठीक है। तो आज हम थोड़ा पुष्प, आज थोड़ा सा ही हम इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, कल थोड़ा इंट्रोडक्टिव लेक्चर लेते हैं आज कि एक्चुअली पुष्प के बारे में हम क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बनाया है भाई। ये एक लाइन डायग्राम है, और जो लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तथ्यों को समझने में। ठीक है। हम लाइन डायग्राम से तथ्यों को आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुष्प का लाइन डायग्राम बनाया है। ठीक है। ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें हमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये बीच का हिस्सा जो आप लगा रहे हैं, यहाँ से नीचे से और ऊपर तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहां पर इसका जो सिरा, यहां पर देखिए कि इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बीच से यहां से गुजर रहा है। तो ये इसका जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है, भाग है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। यानी कि मैंने हिंदी में भी लिखा है आपको समझने के लिए, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ठीक है। और इसके नीचे ये लंबी संरचना है, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। और नीचे आप देख रहे हैं ये गोल गुंबद जैसे हिस्से में, इसके अंदर ये बारीक बारीक लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है। और ये जो बीज जैसी संरचना आपको यहाँ पे इसको कहते हैं प्लेसेंटा। और इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, ओवरी। यानी कि कुल मिला करके यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी, ये पूरा हिस्सा इसका ओवरी मिला करके, इन तीनों को मिला करके बनता है पिस्टिल या कार्पेल। इसको कहते हैं हम गाइनोसियम। ठीक है। जो ये तीनों मिलकर के गाइनोसियम बनता है। और गाइनोसियम क्या होता है, स्त्री जनन अंग होता है भाई, मादा जनन अंग होता है, सॉरी। ठीक है। जो ये गाइनोसियम होता है, ये किसी भी पुष्प का क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। और गाइनोसियम की इकाई यानी कि यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल, ये इसकी इकाई होती है। ठीक है। और गाइनेशियम मादा जनन अंग होता है। इसके अलावा देखिए कि इसका दूसरा पार्ट, इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं हम एंथर यानी कि परागकोश। इसमें परागकण रहते हैं भाई। ठीक है। परागकण। ठीक है। और ये है इसका फिलामेंट।
तो परागकोश और ये एंथर या फिलामेंट या हम कहते हैं परागकोश या तंतु, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम भी क्या होता है हमारा, एंड्रोशियम जो होता है बच्चों, ये होता है नर जननांग। एंड्रोशियम नर जननांग, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर यानी कि स्टेमेन। ठीक है, तो एक होता है इसमें मादा जननांग गाइनोशियम और नर जननांग एंड्रोशियम। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है पिस्टिल या कार्पेल, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमेन। तो कल के जो लेक्चर जो होगा हमारा होगा, कल हम स्टेमेन पे ही पूरी बात करेंगे, यानी कि कल हम नर जननांग के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये अगला डायग्राम है, यहाँ पर ये आपकी बुक से लिया है मैंने। ठीक है, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये एंथर है, एंथर यानी कि प्राकोश। ठीक है, और एंथर पे ये नीचे जो ये लंबी रचना होती है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट यानी कि तंतु। ठीक है, और इसके अलावा ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, और इसके नीचे के हिस्से को स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये इसकी पंखुड़ियां हैं, पेटल है, ये इसका बाह्यदल है, बाह्यदल यानी कि सेपल, और ये नीचे ये गोल गुंबदाकार रचना है, ये है बीजांड यानी कि ओवरी। ठीक है, और यहाँ पर ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों, ये पूरा भाग इसका ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये पूरा इसका ये भाग मिलकर के बनाता है मादा जनन अंग। और जो ये एक एंथर लगा हुआ है इस पे, और ये इसका फिलामेंट है, ये होता है इसका नर जनन अंग। ठीक है, और जो मादा जनन अंग होता है अभी आपको बताया एंड्रोशियम, और जो जो नर जनन अंग होता है वो होता है एंड्रोशियम, और मादा जनन अंग गाइनोशियम। तो ये आपकी बुक से लिया हुआ डायग्राम है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे स्टेमेन,